जय भीम नमो बुद्धाय साथियों, आप सब लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्षमय जीवन गाथा का भाग 1 से लेकर भाग 5 तक देखा, जिसमें आपने बाबा साहब के पूर्वज व जन्म से लेकर उनके शैक्षणिक जीवन संघर्ष व उनके द्वारा किए गए सत्याग्रह के दौरान संघर्ष के बारे में जाना। साथ ही प्रथम व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुई वार्तालाप व संघर्ष के बारे में भी जाना। जिन लोगों ने 1 से लेकर 5 तक नहीं देखा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। आइए जानते हैं बाबा साहब के आगे के जीवन संघर्ष के बारे में भाग 6 में। डॉक्टर अंबेडकर को महात्मा जी की अंदरूनी राजनीति का अच्छी तरह से पता चल गया कि वे एक दूसरे समुदाय को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कांग्रेस का वर्चस्व कायम रहे। डॉक्टर अंबेडकर की सूझबूझ ने न केवल अछूतों के पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को मंजूर करवाया, बल्कि जिस तरह कांग्रेस ने गांधी जी को अछूतों का नेता घोषित किया था, उसकी असलियत को भी सामने लाकर दोनों के दावे को खत्म कर दिया। लंदन में उन दिनों गांधी जी जिस म्यूरल लेस्टर के यहाँ ठहरे हुए थे, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टिकोण को जानने के लिए मुलाकात की। वे दोनों नेताओं से प्रभावित हुए और दोनों को चाय पार्टी के लिए आमंत्रित किया ताकि उनके बीच कोई समझौता हो सके। अंबेडकर ने माना कि गांधी जी ने मानवीय आधार पर अछूतों के लिए कुछ काम किया है और छुआछूत मिटाने की कोशिश भी की है, लेकिन जहां अछूतों की समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने की बात आती है तो दोनों के मौलिक विचारों में फर्क सामने आ जाता है। अंबेडकर द्वारा गोलमेज सम्मेलन में रखी मांगों के प्रति गांधी जी के विरोधी व्यवहार की पूरे भारत के दलितों में तीखी प्रतिक्रिया और निंदा हुई। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कॉन्फ्रेंस के गुड़गांव अधिवेशन में भी गांधी जी के अछूतों के प्रति विरोधी भूमिका की कड़ी निंदा की गई। कांग्रेस के दावों को झूठा बताते हुए सिर्फ अंबेडकर की लीडरशिप में आस्था जताई। भारत के हर भाग में आम सभाएं कर अछूतों ने अंबेडकर को गांधी जी पर विश्वास नहीं करने संबंधी टेलीग्राम भेजे। इसमें तिन्नेवेली, रॉबर्टसन, कर्नाल, चिदम्बरम, कालीकट, बनारस, कोल्हापुर, नागपुर, कानपुर, बेलगाम, धाकड़, नासिक, हुबली, अहमदाबाद, कोलंबो प्रमुख थे। अंबेडकर को इस बात का संतोष था कि लंदन में किए गए कार्यों का भारत के दलितों ने पूरा समर्थन दिया। इससे हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे जैसे विरोधियों को भी लंदन से हिंदुओं के नाम अपील जारी करनी पड़ी, जिसमें नासिक के कालाराम मंदिर के द्वार अछूतों के लिए खोल देने का आग्रह किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अछूतों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग से गांधी जी बहुत दुखी हुए। उनकी दृष्टि में डॉक्टर अंबेडकर उतने दोषी नहीं हैं जितनी ब्रिटिश सरकार। उनका मानना था मुसलमानों, सिखों व अन्य अल्पसंख्यकों के साथ अछूतों को भी अलग प्रतिनिधित्व देकर ब्रिटिश सरकार हिंदू समाज को बांटने पर तुली हुई है। लंदन में भारतीय विद्यार्थियों की एक सभा में गांधी जी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर के लिए मेरे हृदय में गहरा सम्मान है। उन्हें मेरे प्रति नाराज व कट होने का पूरा अधिकार है। यह उनका संयम ही है कि वह हमारा सिर नहीं फोड़ रहे हैं। वह आज हर सवर्ण हिंदू को अछूतों का पक्का विरोधी मानते हैं और उनकी यह सोच स्वाभाविक भी है। डॉक्टर अंबेडकर व पूरा अछूत समाज हिंदू समाज द्वारा सदियों से दिए जा रहे घावों से लहूलुहान था, इसलिए प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक भी थी। दो महान देशभक्तों की अलग अलग पृष्ठभूमि के कारण गहरा वैचारिक मतभेद था। संघीय सरकार के लिए गठित उप समिति की बैठक में डॉक्टर अंबेडकर ने तत्काल नीति पर आयोजित चर्चा में भाग लिया, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लंदन में अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर अंबेडकर ने सम्मेलन में उठाए अछूतों के मुद्दों पर कई अखबारों में इंटरव्यू दिए। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में उन्होंने जो भाषण दिया, उससे उनके विरोधियों द्वारा किया जा रहा कुप्रचार बंद हो गया। 5 नवंबर 1931 को ब्रिटेन के किंग द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने आए भारतीय प्रतिनिधियों को एक भोज दिया। इससे यह तय हुआ कि वहाँ कुछ ही प्रतिनिधि अपने विचार रखेंगे। इस अवसर पर गांधी जी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में ही उपस्थित थे। नंगे सिर, आधी धोती पहने, आधी धोती ओढ़े और पाँव में चप्पल पहने हुए। ब्रिटिश सम्राट ने अंबेडकर से भारत के अछूतों की स्थिति के बारे में जानना चाहा। जब बाबा साहब ने अछूतों की दयनीय दशा के बारे में बताया तो उनका हृदय
दहल गया। वे अंबेडकर की प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। बाद में सम्राट ने अंबेडकर से उनके माता पिता, जन्म स्थान और उनकी शिक्षा के बारे में पूछा। यह भी पूछा कि उन्होंने इतनी उच्च शिक्षा कैसे पाई। सम्राट बहुत प्रसन्न हुए और बाबा साहब को बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी। यह एक विचित्र संयोग ही था कि भारत की दो महान हस्तियां लंदन में आयोजित सम्मेलन में एक दूसरे के सामने खड़ी थीं और पूरी दुनिया इन दोनों के अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए देख रही थी। ये विभूतियाँ थी महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर ने गांधी व कांग्रेस का खुलकर विरोध किया तो भारत में भी इसका पूरा असर दिखा। हिंदुओं के कब्जे में चल रहे भारत के अखबारों ने अंबेडकर की कड़ी निंदा की और उन्हें एक घृणित व्यक्ति के रूप में देखने लगे। उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू, राक्षस, प्रतिज्ञावादी, देशद्रोही और हिंदू धर्म का विनाशक तक की गालियां दी गई। एक पत्रकार टी.ए. रमन को तो सफ़र में एक यात्री ने यह तक कह दिया कि यदि उसने किसी की हत्या की तो वह अंबेडकर ही होगा। पत्रकार ने बताया कि यात्री ने अंबेडकर के लिए कई अपशब्दों का प्रयोग किया। अपने भारी विरोधी से भी अंबेडकर जरा भी नहीं घबराए और फिर से स्पष्ट किया कि कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी बिल्कुल नाकाम रहे। उन्होंने भारत के प्रतिनिधियों को एक करने की बजाय फूट डाल दी। वहाँ उनका व्यवहार बहुत ही खराब रहा। अंबेडकर ने बताया कि गांधी जी बहुत आदर्शवादी बातें करते हैं, लेकिन सम्मेलन में कोई ठोस राय या सुझाव पेश नहीं किया। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर द्वारा अछूतों के अधिकारों के लिए गांधी जी तक से भी भिड़ जाना जायज था। आखिर सदियों से पीड़ित एक बड़े वर्ग की आज़ादी का सवाल था। हिंदू समाज अंग्रेजों से राजनीतिक आज़ादी चाहते थे, लेकिन अछूतों को राजनीतिक व सामाजिक बेड़ियां दोनों तोड़नी थी, जिसकी अगुवाई बाबा साहब कर रहे थे। वे अछूतों के मानवीय हकों के लिए निस्वार्थ संघर्ष कर रहे थे। उनका मानना था कि शोषक कभी भी रक्षक नहीं बन सकते। अंबेडकर ने अछूतों के मानवीय हकों की मांग की थी, इसलिए स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे में विश्वास रखने वाले लोगों को उनका समर्थन देना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस व गांधी ने साथ देने की बजाय उल्टा भारी विरोध किया, यानी वे अपने ही करोड़ों भाइयों की भलाई के खिलाफ खड़े हो गए, जबकि दबाव के कारण मुसलमानों की मांगें मान ली। उस समय अंबेडकर बहुत ही मुश्किल हालात में थे। भारी विरोध के बीच वह अकेले थे। यदि वह ब्रिटिश राजनेताओं का खुला विरोध करते और गांधी के साथ रहते तो वे अपने दलित भाइयों के लिए कुछ नहीं कर पाते और गांधी अछूतों को सिर्फ आशीर्वाद व मीठी बातों के अलावा कुछ नहीं देते। यदि वे गांधी को साथ लेकर अछूतों के लिए संयुक्त निर्वाचन के साथ विशेष प्रतिनिधित्व की मांग रखते तो गांधी सपने में भी मानने वाले नहीं थे, क्योंकि वे इसके कट्टर विरोधी थे। लेकिन गांधी से अलग रहकर सभी माइनॉरिटीज़ प्रतिनिधियों ने अलग मीटिंग की, समझौता किया और अछूतों के लिए भी विशेष रियासतें देना स्वीकार कर लिया। जब गांधी जी ने मुसलमानों से अलग से गुप्त समझौता किया, जिसमें यह शर्त रखी कि मुसलमान व सिख दोनों के अलावा अछूतों को अलग प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए, हालांकि वह समझौता सफल नहीं हो सका। जब इस समझौता के बारे में अंबेडकर को मालूम हुआ तो उन्होंने साफ चेतावनी देकर कहा, जिसको जो लेन देन करना है वे करें, लेकिन हमारे अधिकारों में जरा सा भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सभी को मान्य समझौता नहीं होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस समस्या के समाधान के लिए इस संबंधित फैसले का अधिकार आखिर प्रधानमंत्री पर छोड़कर गोलमेज सम्मेलन का दूसरा दौर खत्म हो गया। बाबा साहब विद्वान होने के साथ साहसी लीडर भी थे। गोलमाल, लौंग लपेट, छल कपट, व्यंग, बनावटी बातें करने की बजाय बहुत ही स्पष्टवादी व सत्यवादी थे। एक दिन अल्पसंख्यक कमेटी में अछूतों की समस्या पर चर्चा चल रही थी तो अंबेडकर बोले, हालांकि मैंने देश विदेश से उच्च शिक्षा हासिल करी है, लेकिन हिंदू समाज में मैं अभी अछूत ही हूँ। शिक्षा मुझे अछूतपन से बाहर नहीं कर सकी। ऐसा कहते हुए उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय की ओर देखा। मालवीय घबरा गए और झट बोले, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप अछूत नहीं हैं, आप हमारे प्यारे दोस्त व भाई हैं। आपके साथ कट्टर सनातनी भी खुशी से काम करेंगे। आप जानते हैं कि अछूतों के भलाई के लिए आज भी किसी अन्य जात की तुलना में ब्राह्मण ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। बाबा साहब ने हंसकर कहा, आप भी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि अछूत बनाने में भी ब्राह्मणों का ही सबसे बड़ा हाथ रहा है।
वहाँ सभी अल्पसंख्यकों में अछूत मुस्लिम, ईसाई, सिख, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियन की ओर से एक स्मरण पत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें सभी के हितों की सुरक्षा के प्रावधान रखे गए। इसके साथ अंबेडकर ने एक पूरक स्मरण पत्र में यह मांग रखी कि केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानसभाओं में जनसंख्या के अनुसार अछूतों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया जाए और पृथक निर्वाचन की मांग रखी। यह भी मांग रखी कि यदि सुरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था हो तो ऐसे जनमत द्वारा फैसला हो और वह भी 20 साल से पहले नहीं। उनकी आखिरी मांग यह थी कि अछूतों को डिप्रेस्ड क्लासेस की बजाय आज़ाद हिंदू, प्रोटेस्ट हिंदू या अपरंपरावादी हिंदू कहा जाए। इस प्रकार अपनी मांगों को अल्पसंख्यक कमेटी में रखकर अल्पसंख्यक समझौते का समर्थन किया। इस समझौते की खबर जब गांधी जी को लगी और साथ में यह पढ़ा कि अछूतों के पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन किया गया है तो वे गुस्सा गए और अल्पसंख्यक कमेटी की बैठक में तेजी से बोलने लगे। इस संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं, लेकिन फिर से दोहराना चाहूँगा कि कांग्रेस इस समस्या के उस समाधान का स्वागत करेगी जो हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के लिए मान्य होगा, लेकिन वे किसी अन्य अल्पसंख्यक अछूत के लिए विशेष प्रतिनिधित्व या निर्वाचन स्वीकार नहीं करेगी। मैं बड़े ही उत्तरदायित्व मन से कहता हूँ, अम्बेडकर का यह दावा कतई सही नहीं है कि वह भारत के अछूतों के नेता हैं। इससे हिंदू धर्म में विभाजन होगा जिससे मुझे कोई संतोष नहीं होगा। यदि अछूत लोग इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाएं मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं उसे सहन कर लूँगा, लेकिन मैं यह कभी नहीं चाहूँगा कि हर गांव में हिंदू व अछूत बटा हुआ रहे। जो अछूतों के राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं वे भारत को नहीं जानते हैं और यह भी नहीं जानते हैं कि आज भारत में सामाजिक ढांचा क्या है। इसलिए मैं अपनी पूरी क्षमता व शक्ति के साथ कहता हूँ कि इस बात का विरोध करने वाला सिर्फ मैं अकेला रहूं तो भी मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर इसका विरोध करूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी को इसका कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि गांधी जी ने यह बात पहले भी कही थी और अंबेडकर उसका उचित जवाब दे चुके थे। भारत में गांधी जी का बड़ा नाम था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों की लड़ाई में उन्हें सफलता मिली थी। भारत में आने के बाद यहाँ के बुद्धिजीवियों, पूंजीपतियों तथा राजनेताओं ने उन्हें काफ़ी ऊंचा बैठा दिया था। इसके अलावा उनके नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनका कद काफ़ी बड़ा हो गया था। वह विश्वविख्यात हो गए थे। फिर एक महात्मा के रूप में भारतीय जनता में उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा व सम्मान प्रकट किया जाता था। इसके ठीक अलग डॉक्टर अंबेडकर उच्च शिक्षा लेकर भारत आने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में अभी आए ही थे, लेकिन अछूते ने उन्हें अपना लीडर मान लिया। वे महान अर्थशास्त्री, कानून के ज्ञाता, विद्वान, समाजशास्त्री थे। ज्ञान व जानकारियों के साथ उनका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली था। भाषा, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्हें पूरी जानकारियाँ थी। अछूतों के ऐसे प्रभावशाली नेता को सामने देखकर गांधी जी परेशान थे क्योंकि वे ही अपने को अछूतों का एकमात्र नेता व उद्धारक मानते थे। एक और गांधी के आसपास अनुयायियों की भीड़ लगी रहती थी। पूंजीपति आर्थिक मदद करते थे, प्रेस गुणगान करती थी, जबकि अंबेडकर के खिलाफ तो भारतीय प्रेस खामखा पीछे पड़ी रहती थी। लेकिन समाज के प्रति ईमानदारी व वफादारी के कारण उनके विरोधी भी उनका लोहा मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि इस समय वे देश के दलितों के लिए कोई अधिकार प्राप्त नहीं कर सके तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसा अवसर भला आगे कब मिलेगा। इसलिए गांधी जी की नीतियों पर भी कठोर प्रहार करने से वह नहीं चूके। गांधी बहुत विचलित हुए, लेकिन अंबेडकर ने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि उनका लक्ष्य तो करोड़ों अछूतों को मानवीय हक दिलाना था। लेकिन देश की सच्चाई से वाकिफ होने के बाद सारी दुनिया अंबेडकर के साथ हो गई और गांधी जी अछूतों के अधिकारों के मुद्दे पर अकेले पड़ गए। इन दो महापुरुषों के इस संघर्ष के बारे में ग्लोरी बोल्टन ने लिखा है कि समय के साथ अंबेडकर दिनों दिन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते गए, चाहे वह अनुदारवादी मंच हो या समाजवादी मंच। इस मंच से उन्होंने हमेशा भारत के कल्याण की बात की तथा अछूतों की बात करी। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे दौर में कांग्रेस के मुख्य प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी पूरी तरह से असफल रहे।
इस बारे में उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इस बात को स्वीकार करते हुए कहा था कि जब भी राजनीतिक समझौते का इतिहास लिखा जाएगा तब गांधी जी का उल्लेख असफल व्यक्तियों में होगा। गोलमेज सम्मेलन के दूसरे दौर में विभिन्न अल्पसंख्यकों की समस्याओं के समाधान के संबंध में कोई आम सहमत नहीं हो सके। इसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि गांधी जी किसी भी दशा में दलितों को किसी प्रकार के कानूनी अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों को विशेष अधिकार देने में उन्हें किसी प्रकार का एतराज़ नहीं था। जब गांधी जी ने मुसलमानों से अलग से गुप्त समझौता किया जिसमें यह शर्त रखी कि मुसलमान व सिख दोनों के सिवाय अछूतों को अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाए और ऐसी मांग का मुसलमान व सिख भी विरोध करें, हालांकि यह समझौता सफल नहीं हो सका। जब इस समझौते के बारे में अम्बेडकर को मालूम हुआ तो उन्होंने साफ चेतावनी देकर कहा, जिसको जो लेन देन करना है वे करें, लेकिन हमारे अधिकारों में जरा सा भी हस्तक्षेप सहन नहीं करेंगे। इस प्रकार अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर सभी को मान्य समझौता नहीं होने के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जो गोलमेज परिषद के अध्यक्ष भी थे, ने सभी अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मुझे प्रार्थना पत्र भेजें और मुझे अधिकार दें कि मैं जो समाधान दूंगा उसे सभी स्वीकार करेंगे। सभी ने इस सुझाव को मान लिया। गांधी जी ने अन्य सदस्यों के साथ उस प्रार्थना पत्र पर दस्तखत किए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने दस्तखत करने से मना कर दिया। उन्हें पक्का भरोसा था कि उनकी मांगे न्याय की दृष्टि से जायज़ हैं। वह न्याय चाहते थे, इसलिए किसी अन्य तरह का फैसला स्वीकार नहीं करना चाहते थे। इस बात पर बाद में विवाद भी हुआ कि गांधी जी ने उस पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस का इतिहास नामक अपनी किताब में लिखा कि गोलमेज परिषद के सब सदस्यों ने इस तरह के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब कांग्रेस व गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया में लिखा कि इस पर गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन मैं अंबेडकर नहीं किए। इस प्रकार 2.5 महीने की उठापटक विचार विमर्श दांव पेच के बाद अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर फैसला ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर छोड़कर दूसरी गोलमेज परिषद 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गई। यदि इस मुद्दे पर कांग्रेस व गांधी ने अमानवीय अड़ियल रवैये छोड़कर अछूतों की मांग को मंजूर कर लिया होता तो आज़ादी मिलने में इतनी देरी नहीं होती। इस सम्मेलन से यह मैसेज भी गया कि कांग्रेस व गांधी की उपस्थिति ने राजनीतिक समाधान ढूंढने की बजाय भारतीय प्रतिनिधियों में ही फूट डालने की कोशिश की गई तथा कई उलझनें पैदा कर दी। देश के धुरंधर राजनेता, बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री 2.5 महीने तक वहां रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाल पाए, उल्टा मामले को उलझा दिया। 5 दिसंबर 1931 को अम्बेडकर लंदन से अमेरिका गए। वहाँ वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपने पुराने प्रोफेसरों से मिले, जिनको वे अपना शैक्षणिक गुरु मानकर सम्मान करते थे। अमेरिका में 1 महीना रहे, अन्य कई लोगों से मिले, खूब किताबें खरीदी, जिन्हें 32 बड़ी पेटियों में भरकर भारत भेजी। 1 महीने बाद 4 जनवरी 1932 को वापस लंदन आए और 29 जनवरी 1932 को बम्बई आए। गांधी जी का बम्बई पहुंचने से पहले फ्री प्रेस जर्नल में खबर छपी कि देश भर में अछूत लोग गांधी जी को धन्यवाद देने तथा उनके नेतृत्व में अपना भरोसा जताने के लिए मुंबई पहुंच रहे हैं। एक ओर तो गांधी जी द्वारा अछूत अधिकारों के विरोध के कारण अछूत पहले ही नाराज थे, दूसरा यह झूठी खबर और छाप दी। इसके जवाब में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी ने कांग्रेस व गांधी जी के खिलाफ दलित समाज की ओर से एक आरोप पत्र जारी किया, जिसमें बताया कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने अछूतों के प्रति अतर्कसंगत, अनुचित, हास्यास्पद, सनकी, हठपूर्ण व विरोधी भूमिका निभाई। फ्री प्रेस जर्नल अखबार में छपी खबर का जब बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने खंडन नहीं किया तो अछूत वर्ग का आक्रोश बढ़ गया। गांधी जी के बम्बई आने से पहले ही रात को हजारों नर नारी बंदरगाह पर गांधी जी का विरोध करने के लिए डेरा डालकर बैठ गए। सुबह 6 बजे गांधी जी जहाज से उतरे तो वह उपस्थित हजारों अछूतों ने उन्हें काले झंडे दिखाकर विरोध किया। माहौल में तनाव पैदा हो गया क्योंकि कांग्रेसियों की भीड़ गांधी जी के स्वागत के लिए खड़ी थी। बाद में कांग्रेसी स्वयं सेवकों व दलितों के लिए बीच जोरदार संघर्ष हुआ। दोनों की ओर से पत्थरों, लाठियों, ईंटों व सोडा वाटर बोतलों द्वारा हमला किया गया। अहिंसा के पुजारी का स्वयं अपने देश में इस तरह का स्वागत हुआ। दरअसल यह उन गालियों की प्रतिक्रिया थी जिसमें अंबेडकर जैसे मानवतावादी को देशद्रोही, गद्दार व राक्षस तक कहा गया था। इसके अलावा यह बदला भी था
जब बाबा साहब अहमदाबाद गए थे तो कांग्रेसियों ने अंबेडकर को काले झंडे दिखाए थे। दरअसल कांग्रेस के अंधभक्तों ने सभ्यता की सीमा पार कर अंबेडकर के खिलाफ विरोध में बहुत ही असभ्य व अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया था। घृणा फैलाई जा रही थी। बाबा साहब को अंग्रेजों का पिट्ठू, आस्तीन का सांप, देश का दुश्मन, भीमासुर, चरवाक आदि अखबारों व आम सभाओं में कहा। एक ओर कांग्रेस तथा सवर्ण लोगों द्वारा अंबेडकर को देशद्रोही व राजनीतिक स्वतंत्रता का विरोधी समझा जा रहा था, तो दूसरी ओर गांधी को अछूतों के हितों का दुश्मन व अछूतों की सामाजिक आज़ादी का कट्टर विरोधी कहा जा रहा था। दोनों की एक दूसरे के क्षेत्र में बड़ी निंदा की जा रही थी, जिससे देश के सामाजिक राजनीतिक वातावरण में तनाव व उबाल सा आ गया था। भारत से व ब्रिटेन से बाहर दुनिया भर में अछूतों की नाराजगी व प्रगतिशील विचारकों व देशों द्वारा अछूतों के प्रति समर्थन का एहसास गांधी जी को लंदन में हो गया था। हर ओर उनकी नाकामयाबी की निंदा हो रही थी। भले ही कांग्रेस उनकी गुणगान के झूठे ढोल पीट रही थी, अपनी आलोचना के कारण गांधी जी पूरी तरह घिर गए थे और लंदन में अपनी मान्यता बदलने पर मजबूर होना पड़ा। उन्हें आखिर में यह एहसास हो गया कि आज़ादी हासिल करने के लिए अछूतों की समस्या को सुलझाना सबसे पहला काम होना चाहिए, जिसे पहले देश का अंदरूनी मामला समझा जाता था। लंदन में ही बुद्धिजीवियों की सभा में उन्होंने कहा था, कानून से अधिकतर ताकतवर सामाजिक रूढ़ियों ने अछूतों को इतने नीचे गिरा दिया है कि हर विचारशील हिंदू को लज्जित महसूस करते हुए प्रायश्चित करना चाहिए। इसलिए मैं ऐसे कठोर कानून के पक्ष में हूँ जो सवर्ण हिंदुओं द्वारा अछूतों पर किए जा रहे अत्याचारों को अपराध करार दें। ऐसा विचार प्रकट करना उनकी बदली हुई मानसिकता का परिचायक था। इसी कड़ी में जब गांधी भारत लौटे तो अपने साथियों को भी बताया कि अछूतों की समस्या सुलझाना अब पहला कर्तव्य होना चाहिए। उधर नेहरू देश में घूम घूम कर देशवासियों को उत्साहित कर कानून तोड़ने तक के लिए कह रहे थे। उनका उद्देश्य यह था कि यदि गांधी जी लंदन से आज़ादी का कोई ठोस पैगाम लेकर नहीं आए तो अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलट दिया जाए। इस कारण कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 29 जनवरी 1932 को अंबेडकर लंदन से बंबई पहुंचे। उनके साथ जहाज में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त हुई मताधिकार विचार समिति के सदस्य और मुस्लिम नेता शौकत अली भी यात्रा कर रहे थे। पुस्तक प्रेमी अंबेडकर अपने साथ 24 बड़े बक्से भरकर किताबें भी लाए। इससे पहले अपने साथी श्रीनिवासन के साथ भी काफ़ी बुक्स की पेटियां भेज चुके थे। सुबह 6 बजे बंबई बंदरगाह पर उतरे। उनके शुभचिंतक साथी व अनुयायियों की हजारों की संख्या में उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए तैयार थे। समता सैनिक दल ने अपने नेता को सलामी देकर अभिवादन किया। पी बालू और नारायण राव कजरोलकर जैसे कांग्रेस के गांधीवादी नेता भी अंबेडकर का स्वागत करने वालों में शामिल थे। शौकत अली के स्वागत के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद थे। वहां मौजूद अछूत व मुसलमान समुदाय को शौकत अली ने कहा, अछूतों के कल्याण के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने जो प्रतिभा व हिम्मत दिखाई वह सचमुच बहुत सराहनीय है और अंबेडकर मेरे छोटे भाई हैं। दोनों नेताओं का जुलूस साथ निकाला गया। शौकत अली भायकला तक व अंबेडकर आगे परेल तक जुलूस निकाला गया। उस शाम परेल बंबई में एक विशाल जनसभा हुई जिसमें 114 संस्थाओं की ओर से अंबेडकर को मानपत्र देकर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई। अपने समाज का अपार स्नेह, श्रद्धा व सम्मान पाकर अंबेडकर गदगद हो गए। वह भाषण देने के लिए मंच पर खड़े हुए। एक नज़र से विशाल जनसमूह को देखा तो भावनाओं के कारण उनका गला भर आया। कुछ बोल नहीं पा रहे थे। कुछ संभले और अपनी सफलताओं का श्रेय सहयोगियों व पूरे समाज को देते हुए कहा, मुझे कांग्रेसी लोग देशद्रोही कहते हैं क्योंकि मैंने गांधी जी का विरोध किया। मैं इस इल्ज़ाम की कतई परवाह नहीं करता। यह निराधार, झूठ और घृणा फैलाने वाला है। पूरी दुनिया को यह जानकर बहुत धक्का लगा कि खुद गांधी जी ने आपकी गुलामी की जंजीर तोड़ने का जोरदार विरोध किया। यह भयंकर हिंसा थी। मुझे विश्वास है कि हिंदुओं की भावी पीढ़ियां जब गोलमेज सम्मेलन का इतिहास पढ़ेंगी तो मेरी सेवाओं की सराहना करेंगी और शांतिपूर्वक विचार करने पर यह फैसला करेंगी कि मैंने राष्ट्र की सच्ची सेवा की है। भाषण में अंबेडकर ने बताया कि उस दौरान लंदन में वह 4-5 बार विशेष रूप से गांधी जी से मिले ताकि कोई ठोस समझौता हो जाए, लेकिन उनकी हट के कारण ऐसा संभव नहीं हुआ। उन्होंने उस रहस्य को भी उजागर किया कि गांधी जी अपने हाथों में पवित्र कुरान लेकर आगा खां से मिले और आग्रह किया कि दलित वर्गों को दिए गए अपने समर्थन को वापस ले लें
लेकिन आगा खां ने साफ इनकार कर दिया कि किसी भी हालत में वह ऐसा नहीं करेंगे। अपने स्वागत में रखे समारोह के अंत में उन्होंने कहा कि वे अपना संघर्ष जारी रखें क्योंकि उनके निरंतर प्रयासों से ही वह सफलता हासिल कर पाए हैं। 114 संस्थाओं के सामूहिक मानपत्र में बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए लिखा, आपके पूरी विद्वता व वीरता के साथ हमारे अधिकारों को पूरी दुनिया के सामने रखा। यदि यह साहस आपने नहीं किया होता तो देश की जाति व्यवस्था के अत्याचारों की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। लंदन में किए गए आपके अथक प्रयासों के फलस्वरूप सदियों की उपेक्षित समाज को भी सामाजिक बराबरी का हक मिलेगा। देश के बहिष्कृत समाज में अपने अधिकारों के प्रति जो जागृति आई है वह आपकी मेहनत व मार्गदर्शन से ही संभव हो पाया है। हम सभी आपके बहुत ऋणी व कृतज्ञ हैं। उस समय एसीजी राजा केंद्रीय असेंबली में दलितों के प्रतिनिधि थे और डॉक्टर बीएस मुंजे हिंदू महासभा के सभापति थे। हिंदू महासभा वालों ने एमसीजी राजा को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना देने वाला झूठा लालच देकर तोड़ लिया। दोनों ने मिलकर संयुक्त चुनाव व सुरक्षित सीटों के आधार पर एक समझौता कर दिया, जो अंबेडकर के लिए चिंता की बात हो गई। हालांकि पहले तो राजा ने भारत से लंदन को बाबा साहब के समर्थन में तार भी भेजे और गांधी जी का विरोध किया था। राजा व उनके समर्थक संयुक्त चुनाव और सुरक्षित सीटों के पक्ष में थे, लेकिन राजा को एक गोलमेज सम्मेलन में बुलाया नहीं और गांधी जी अछूत नेता बन गए थे। शायद इसीलिए वह नाराज थे, इसलिए उन्होंने अपना अलग राग अलापा। राजा ने मुंजे का समर्थन लेकर इस संबंध में एक ज्ञापन का तार ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भिजवा दिया। केंद्रीय विधानसभा में राजा के अलावा अछूत समाज का कोई दूसरा सदस्य नहीं था और जब उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया तो पीछे से ब्रिटिश सरकार को लिखा कि अंबेडकर अछूत वर्ग के सच्चे नेता नहीं हैं, वे तो अछूतों के एक अल्पसंख्यक गुट के नेता हैं। लेकिन राजा व मुंजे पैक्ट का देश के दलितों ने कड़ा विरोध किया क्योंकि उन्हें सिर्फ अंबेडकर के नेतृत्व में भरोसा था। हिंदू भक्त अखबारों को तो मौका मिल गया और राजा मुंजे पैक्ट को अखबारों में छाप भी दिया, जबकि अंबेडकर का विरोध करते रहे। दक्षिण में दलित जातियों के संगठनों ने अंबेडकर का स्वागत किया और पृथक निर्वाचन का समर्थन किया और राजा मुंजे समझौते की निंदा की। 28 फरवरी 1932 को मद्रास में अंबेडकर का बड़े उत्साह से स्वागत हुआ। अछूतों के अलावा मुसलमान, ईसाई, आज समाज के लगभग 10,000 लोग स्वागत के लिए उमड़ पड़े। सभा में उन्होंने राजा के अलग रुख के बारे में स्पष्ट किया। भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि अछूत समाज सामाजिक सुधार के साथ राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए संघर्ष करे और किसी के बहकावे में ना आए। जो आपके दुखों को समझते हैं उनकी ही बातों पर गौर करें। उन्होंने छुआछूत के कलंक को धो डालने का आह्वान किया और बताया कि अछूतों की दशा सुधारने वाले गौतम बुद्ध और रामानुज जैसे महापुरुषों की हिंदू समाज ने कैसी बुरी हालत कर दी, यह हमेशा ध्यान रखें। डॉक्टर अंबेडकर बम्बई आने के तुरंत बाद मताधिकार समिति की कार्यवाही में भाग लेने के लिए शिमला रवाना हो गए। इस समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लेथियन थे। दिल्ली जाते समय रेल मार्ग पर जहां रेलगाड़ी रुकी वहां दलित वर्ग के लोगों ने अपने नेता का शानदार स्वागत किया। नासिक, इगतपुरी, देवलाली, मनमाड़, भुसावल और झांसी स्टेशनों पर तो स्वागत कार्यक्रमों का आयोजन भी हुआ। मताधिकार समिति के साथ अंबेडकर पटना और कलकत्ता गए तो वहां भी शानदार स्वागत हुआ। दूसरी गोलमेज सभा के बाद लॉर्ड लोथियन की अध्यक्षता में इंडियन फ्रेंचाइजी मताधिकार कमेटी भारत में यह जांच पड़ताल करने आई कि व्यवस्थापिका सभाओं में मेंबर चुनने का अधिकार किन किन लोगों को होगा, देसी रियासतों की हैसियत क्या होगी, मुसलमान, ईसाई, सिख और अछूतों आदि अल्पसंख्यकों की काउंसिल में अपने मेंबर अलग चुनने का अधिकार दिया जाए या नहीं। इस कमेटी के सामने राजा मुंजे पैक्ट पेश कर दिया। संयोग से बाबा साहब उस समय वहां मौजूद थे। उन्होंने राजा की एसोसिएशन के मेंबर्स की संख्या जाननी चाहिए तो संस्था के मंत्री गवाही और अध्यक्ष राजा की बोलती बंद हो गई। इससे लॉर्ड लोथियन को पता चल गया कि राजा मुंजे पैक्ट बकवास है। अंबेडकर उस दौर में मानसिक रूप से बहुत बोझ में संघर्ष कर रहे थे। देश व देश से बाहर पूरी दुनिया में अछूतों के हकों के लिए सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में हर तरफ विरोधियों का सामना करना पड़ रहा था। छुआछूत व जात भेद से संबंधित चल रहे कई आंदोलनों को कानूनी मदद भी देनी होती थी, इसलिए बार बार पैरवी करने भी जाना होता था। हर क्षेत्र में उन्हें नेतृत्व करना होता था। शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत थकान में रहते थे। अपने परिवार पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते थे। लेकिन उस महामानव का ध्यान तो एक ही था, करोड़ों मूक अछूतों की सामाजिक आज़ादी। इसलिए वे निरंतर बिना रुके बिना थके संघर्ष करे जा रहे थे।
चारों ओर निराशा व हताशा का माहौल था, लेकिन बाबा साहब उम्मीदों के साथ आगे बढ़ रहे थे। लोथियन कमेटी देश में भ्रमण कर रही थी। हिंदू महासभा, आर्य समाजी, सनातनी, कांग्रेसी सब मिलकर गरीब अछूत नेताओं को रुपयों का लालच देकर व दबाव में फर्जी सभाएं करते थे, जिसमें बाबा साहब को देशद्रोही कहकर अपमानित करने व उनके नेतृत्व का विरोध तथा गांधी जी में विश्वास के प्रस्ताव पास किए जाते थे, जिन्हें हिंदू अखबार खूब बढ़ा चढ़ा कर छापते थे। इतना ही नहीं, हिंदू लोग लोथियन कमेटी को हिंदू जमींदारों के वर्चस्व वाले गांव में ले जाते थे। वहां गरीब अछूतों को साफ कपड़े पहनाकर सवर्णों के बीच खड़ा कर दबाव में उनसे मुंह से यह कहलवाया जाता था कि गांव में कोई छुआछूत नहीं मानता, उन्हें कोई शिकायत नहीं है और अछूत बहुत सुखी हैं। उस समय उत्तरी भारत में आदि हिंदू आंदोलन के अगुआ स्वामी अछूतानंद का अछूत जातियों में काफ़ी प्रभाव था। उन्होंने तूफानी दौर कर जगह जगह सभाएं कराकर राजा मुंजे पैक्ट का विरोध व बाबा साहब के नेतृत्व और उनकी मांगों का समर्थन किया। 1 मई 1932 को लोथियन कमेटी का कामकाज पूरा हुआ। लोथियन को अंबेडकर से बातचीत कर विशेष जानकारियां लेनी थी, इसलिए शिमला में वे 2 दिन ज़्यादा रुके। हिंदू सदस्यों के साथ कई मतभेद होने के कारण उन्होंने लोथियन कमेटी को अलग से निवेदन प्रस्तुत किया। आखिर लोथियन कमेटी का फैसला बाहर आया। इससे अछूतों को डिप्रेस्ड क्लास यानी अस्पृश्य या अछूत दलित वर्ग नाम दिया, जो बाबा साहब की जीत थी। इससे पहले इंडियन लेजिस्लेटिव कमेटी के 1916 के फैसले, भारत की एजुकेशनल कमिश्नर, मताधिकार विचार कमेटी सभी ने अछूतों को गुनाहगार जमात, वन्य जाति, आदिवासी में शामिल किया था। डॉक्टर अंबेडकर 4 मई 1932 को शिमला से बंबई लौटे। इसके तुरंत बाद ही वह नागपुर के पास कमाठी नामक स्थान पर होने वाले ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास का अधिवेशन होने जा रहा था। रास्ते में हर रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया गया। नागपुर स्टेशन डॉक्टर अंबेडकर अमर रहे कि नारों से गूंज उठा। अधिवेशन में भारत के कोने कोने से लोग आए थे। गरीबी से जूझ रहे अछूत जैसे तैसे किराया भाड़ा चुकाकर अपने करिश्माई नेता को चुनने व अछूतों के उद्धार के भावी सपने बुनने वहां आए थे। यह भी कहा जाता है कि राजा मुंजे समझौते के समर्थन के लिए कांग्रेस तथा हिंदू महासभा वालों ने कुछ लोगों को रेल किराया देकर अधिवेशन में शांति भंग करने के लिए उकसाया, लेकिन इस पाप के लिए वे लोग तैयार नहीं हुए। खास बात यह थी कि अधिवेशन वाला क्षेत्र कमाठी में हिंदू महासभा के डॉक्टर मुंजे का काफ़ी दबदबा था, जिन्होंने राजा मुंजे समझौता करके अंबेडकर के पृथक निर्वाचन की मांग का विरोध किया था। 7 मई 1932 को डॉक्टर कांग्रेस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय दलित कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ। एक दलित पीएस राजभोज, जो राजा मुंजे समझौते के समर्थक थे, ने खड़े होकर गड़बड़ी करने के मकसद से सवाल करने शुरू किए तो कुछ लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया। दूसरे दिन भी राजभोज ने वापस यही कोशिश की तो लोगों ने पिटाई कर दी। आखिर उसे हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा। बाद में राजभोज को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर तो वे बाबा साहब के परम अनुयायी बन गए। यही नहीं, बाद में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी बने। इस फेडरेशन के सृजक डॉक्टर अंबेडकर ही थे। 2 दिन चला यह अधिवेशन पूरी तरह सफल रहा तथा जिन उद्देश्यों के लिए आयोजित किया गया था वे भी पूरे हो गए। अधिवेशन में कुल 12 प्रस्ताव पारित हुए, जिनमें राजा मुंजे समझौते के प्रस्ताव का विरोध किया तथा अल्पसंख्यक समिति को पेश करी मांगों से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा। अधिवेशन में अंबेडकर व श्रीनिवास के महान योगदान की प्रशंसा की गई और सभी ने एक आवाज़ में अंबेडकर के साथ खड़े रहने का ऐलान किया। 21 मई की शाम को पुणे में डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में बड़ा जुलूस निकाला गया। वहां अहिल्या आश्रम में रखे गए समारोह में कई संगठनों द्वारा अंबेडकर को मानपत्र भेंट किया गया, जिसमें लिखा था, अंबेडकर भारत के पद दलितों के एकमात्र राजा हैं। अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा, आज मुझे देशद्रोही, हिंदू धर्म का दुश्मन, देश का दुश्मन आज कहा जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, झूठ की उड़ रही धूल कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगी और जब हिंदुओं की भावी पीढ़ियां गोलमेज सम्मेलन के कार्य को पढ़ेंगी तो मुझे धन्यवाद दिए बिना नहीं रहेंगी। उन्होंने आगे कहा, जिस समाज में मैं पैदा हुआ और जिन लोगों के साथ मैं जीवन यापन कर रहा हूँ, उन्हीं के बीच मैं मरूंगा। हिंदुओं के दिल पत्थरों की तरह बेजान हैं, पत्थरों पर सिर फोड़ने से खून ही बहेगा। हिंदू लोगों के हृदय की अमानवीय कठोरता, निर्दयता नष्ट नहीं होगी। इसलिए मैंने अपना विचार बदला है
किसी पेड़ पर घोंसले में पल रहा नन्हा पक्षी घोंसले से सड़क पर गिर जाता है तो उसकी माँ बेचैन हो जाती है। उसे पूरा डर रहता है कि घायल अवस्था में उसके तड़प रहे बच्चे को कोई व्यक्ति गाड़ी या बस चपेट में ले लेगा तो वह मर जाएगा। वह बार बार उसके पास जाती है, उड़ती है, उसे उड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर कोई वाहन या राहगीर आड़े आ जाता है। वह निराश होकर चैन से बैठती भी नहीं और भाग दौड़कर अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करती है। कमोवेश हमारे मुक्तिदाता की भी यही दशा है। वह एक पल भी चैन से नहीं बैठ पा रहे थे। दलितों के मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु वह दिन रात लगे हुए थे, विरोधियों से मुकाबला कर रहे थे। इसी बीच ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यकों की समस्या पर कोई फैसला नहीं होने के कारण वह बड़े चिंतित थे। उन्होंने तय किया कि एक बार फिर से इंग्लैंड जाकर अपनी मांगों की पैरवी करेंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर व मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से मिलकर अपने मजबूत मानवीय पक्ष के साथ फैसला करने के लिए आग्रह करेंगे। इस दौर को गुप्त रखा गया ताकि विरोधी लोग कोई नई बात की समस्या पैदा नहीं कर सके। इसी बीच अमेरिका व इंग्लैंड से कई पेटी भर किताबें भारत लाए थे। उनको अपनी प्रिंटेड प्रेस से हटाकर दूसरी जगह रखने के निर्देश दिए, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि कांग्रेस के कट्टरपंथी हिंदू बदले की भावना से अपना प्रिंटिंग प्रेस व खरीदी हुई हजारों नई किताबें जला देंगे। 26 मई 1932 को इटली के कोटे रोसो नामक जहाज से रवाना होकर 7 जून 1932 को अंबेडकर लंदन पहुंचे। वहां वे ब्रिटिश सरकार के कई बड़े अफसरों व मंत्रियों से मिले और ब्रिटिश मंत्री परिषद को 22 पेज का ज्ञापन भी दिया। उन्हें चिंता थी कि भारत में MC राजा जैसे बिके हुए अछूत नेता लंदन में भी हो सकते हैं और ब्रिटेन में माहौल बिगाड़ सकते हैं, इसलिए वापस आना जरूरी समझा। अपने मित्रों के आग्रह पर वे यहाँ लगभग 1 महीने रुके। इस दौरान वे भारत की गतिविधियों की जानकारियों के लिए अनुयायियों से निरंतर संपर्क में रहे। पीछे से राजा ने बंबई में एक सम्मेलन भी रखा, लेकिन वह असफल रहा। व्यस्त कार्यक्रम के बीच वे अपने बेटे यशवंत व भाई बालाराम के बेटे की पढ़ाई के बारे में जानकारी लेते रहते थे। लंदन प्रवास के दौरान उनको भारी आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा। इधर स्वास्थ्य भी सही नहीं था, इसलिए इलाज के लिए जर्मनी जाना पड़ा। वहाँ सुधार हुआ। बर्लिन वे 1 सप्ताह रुके। उन्होंने बर्लिन शहर में हिटलर के दर्शन के प्रभावकारी वातावरण का अवलोकन किया। सहयोगियों को सूचित किया कि वह वियना से वेनिस जाकर जहाज द्वारा बंबई आ रहे हैं, लेकिन इस बार किसी भी प्रकार का स्वागत कार्यक्रम न रखे। यह भी कह दिया। जर्मनी में 22 जून 1932 को अम्बेडकर ने अपने सहयोगी शिव तारकर को लिखा, जिसमें भारत में अछूत नेता MG राजा P बालू के विश्वासघाती व्यवहार से दुखी थे। पत्र में उन्होंने दुख जताया कि हमें अछूत नेताओं से भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि डॉक्टर अंबेडकर चर्मकार समाज के क्रिकेटर P बालू उर्फ बालू बाबा जी पानवलकर ने बंबई में भारी सम्मान करवाया था। समारोह में अभिनंदन पत्र दिलवाया था और बाद में बालू को बाबा साहब ने ही बंबई म्यूनिसिपैलिटी में क्लर्क की नौकरी पर लगवाया था। बाद में बालू कांग्रेस से चुनाव लड़कर जीते भी थे और बाबा साहब के विरोधी हो गए। जब इन्हें एक महार की जगह नौकरी पर लगवाया था तो महार समाज के लोग अंबेडकर से भी नाराज हुए थे। अंबेडकर 17 अगस्त 1932 को भारत लौटे। उनकी इंग्लैंड यात्रा की मेहनत का फल मिलने जा रहा था और उनका फल लाभ भारत के अछूतों को मिलने का अवसर आ चुका था। उन्हें रात दिन यह चिंता सताती थी कि हजारों साल बाद अछूतों के हक मिलने का अवसर कहीं हाथ से निकल न जाए, जिसमें हर भारतीय को समानता का अधिकार हो। 17 अगस्त को बाबा साहब भारत आए और 20 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिक समस्याओं पर अपना फैसला दिया और उसकी घोषणा हुई। भारतीय संविधान के इतिहास में यह निर्णय कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस अवार्ड के तहत दलित वर्ग के लिए प्रांतीय सभाओं में अलग से सुरक्षित सीटें स्वीकृत की गई तथा दलित वर्ग के लोगों को 2 वोट देने का अधिकार मिला। 2 में से 1 वोट का अधिकार अपने दलित वर्ग का प्रतिनिधि चुनने के लिए तथा दूसरा वोट का अधिकार सामान्य चुनाव क्षेत्र से समान प्रतिनिधि चुनने के लिए मिला। यह अधिकार भी मिला कि दलित स्वतंत्रता के साथ कहीं भी चुनाव में उम्मीदवार बन सकते हैं। पृथक निर्वाचन के अनुसार दलितों के डबल वोट देने का अधिकार मिला, यानी चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को खुद के वोट से चुनना तथा समान प्रतिनिधियों के चुनाव में भी वोट देना। यह अधिकार मिलना डॉक्टर अंबेडकर की भारी जीत थी। इस अवार्ड में
दलितों के अलावा मुसलमानों, सिखों, यूरोपियनों तथा ईसाइयों को भी पृथक से वोट देने का अधिकार मिला। अवार्ड की शब्दावली से कुछ सामंजस्य होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने सर सैमुअल होर को पत्र लिखकर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया। कम्युनल अवार्ड की घोषणा से भारत के राजनीतिक माहौल में तूफान आ गया। इससे हिंदुओं को भी भारी डर था, क्योंकि इससे वे अल्पसंख्यक हो जाते। इसलिए अवार्ड का भारत के अखबारों व जनता ने निंदा कर विरोध किया। लेकिन खास बात यह है कि इससे अछूतों को कानूनी अधिकार मिलने का रास्ता बहुत साफ हो गया। भारत के राजनीतिक भूचाल व विरोध के कारण अंबेडकर के सामने भी भारी संकट आ गया। कम्युनल अवार्ड के कारण देश में असंतोष की आग भड़क उठी, जिसमें गांधी जी ने घी डालने का काम किया। दूसरी ओर गोलमेज सम्मेलन से लौटने के बाद 4 जनवरी को ही कांग्रेस के कई नेताओं के बाद गांधी जी को भी गिरफ्तार किया जा चुका था और उन्हें यरवदा जेल पूना में रखा गया। गिरफ्तारी के बावजूद भी वह करोड़ों अछूतों को हिंदुओं के बाड़े में रखना चाहते थे। गांधी जी को जब कम्युनल अवार्ड का पता चला तो उन्होंने जेल से ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को सूचित किया कि अछूतों के दिए पृथक प्रतिनिधित्व के खिलाफ वह 20 सितंबर 1932 से जेल में आमरण अनशन शुरू कर देंगे। वह चाहते थे कि अछूतों को हिंदुओं से अलग न रखा जाए, क्योंकि वे हिंदू समाज के आवश्यक अंग हैं। गांधी जी तो जेल से मार्च में ही ब्रिटिश सरकार को लिख चुके थे कि यदि अछूतों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया तो वे उसका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने घोषणा के बाद कहा कि कम्युनल अवार्ड से हिंदू समाज व धर्म हमेशा के लिए 2 भागों में बढ़ जाएगा, इसलिए घोषणा रद्द हो, अन्यथा वह इसके विरोध में जान की बाजी लगा देंगे। दूसरी ओर डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि पृथक निर्वाचन का यह मतलब नहीं है कि अछूत हिंदू समाज व धर्म से पृथक हो रहे, बल्कि यह तो एक राजनीतिक व्यवस्था है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि नैतिक व तार्किक दृष्टि से गांधी जी का आमरण अनशन का फैसला कतई उचित नहीं है, क्योंकि वे गोलमेज सम्मेलन के समापन से ही ठीक पहले सभी डेलीगेट्स पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को बाकायदा प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर फैसले का अधिकार दे चुके थे। अंबेडकर को आश्चर्य भी हो रहा था कि गांधी अपने वचन को तोड़ रहे हैं, और यह भी कि गांधी ने ईसाइयों और मुसलमानों को उसी कम्युनल अवार्ड में दिए पृथक निर्वाचन के अधिकार के खिलाफ एक शब्द बोलना तो दूर, उल्टा उससे सहमत जताई। अब अछूतों के अधिकार के खिलाफ अपने प्राण देने के लिए उतारू हो गए। दरअसल यह उनकी भारी राजनीतिक हार के कारण पैदा हुई हताशा थी, जिसके कारण वे आमरण अनशन के लिए तैयार हो गए। गांधी जी के आमरण अनशन के फैसले से भारत की राजनीति में हाहाकार मच गया। देश में गांधी जी की छप महात्मा जैसी थी, इसलिए यह स्वाभाविक था। सभी को महात्मा जी के जान की चिंता हो रही थी, लेकिन करोड़ों अछूतों को इंसानियत का दर्जा दिलाने की चिंता किसी को नहीं थी। इधर गांधी जी के अनुयायी हिंदुओं से आग्रह कर रहे थे कि वे राष्ट्रवाद और देशभक्ति के नाम पर संगठित हो जाएं। सारे देश में चिंता हो गई। गांधी जी के प्राण बचाने के लिए नेताओं में भाग दौड़ शुरू हो गई, क्योंकि उनके महात्मा के प्राणों का बड़ा महत्व था। मदन मोहन मालवीय ने शिमला में यह घोषणा की कि गतिरोध को दूर करने के लिए 19 सितंबर 1932 को बंबई में बैठक करेंगे, और इस बैठक की सूचना तार द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को भी दी गई, क्योंकि अंबेडकर को विश्वास में लिए बिना महात्मा जी के प्राणों की रक्षा संभव नहीं थी। इसलिए सारे देश की नज़रें अंबेडकर की ओर लग गई कि अछूतों के नेता अंबेडकर से जुड़े इस भावनात्मक मुद्दे पर अंबेडकर क्या रुख अपनाते हैं। यह ताजुब की बात थी कि जिस व्यक्ति को गांधी और उनके अनुयायी अछूतों का नेता मानने को तैयार नहीं थे, और जब अछूतों को उनको हक मिल गए तो उसे रद्द करवाने या कोई अन्य विकल्प खोजने के लिए अंबेडकर को दलितों का नेता मान लिया। गांधी जी द्वारा ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र के जवाब में प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने लिखा, सरकार का फैसला विभिन्न जातियों के न्यायपूर्ण हकों का ध्यान रखकर किया गया है। वह उस समय तक बदला नहीं जा सकता जब तक सभी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधि आपस में समझौता करके कोई ठोस योजना पेश न करें, जैसे कि फैसले के साथ ऐसा ही ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने गांधी जी को आगे लिखा कि अछूत समाज के लिए ब्रिटिश सरकार ने जो फैसला किया है उसके बारे में आपको गलत फहमी हुई है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अछूत समाज का भारी सामाजिक शोषण हो रहा है, इसलिए उनके अधिकार समझकर विधानमंडल में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ऐसा हम अपना कर्तव्य समझते हैं, और हमने यह भी सावधानी बरती है कि अछूत समाज हिंदू समाज से अलग नहीं हो। इस तरह यह सावधानी से तैयार की गई योजना है, फिर भी आपने अनशन करने का फैसला लिया है। लगता है कि हिंदू नेताओं में किसी तरह का समझौता नहीं हो सका, अतः हमने उनके अनुरोध के अनुसार अपनी इच्छा के खिलाफ अल्पसंख्यकों अछूतों के बारे में यह निर्णय लिया है। अब सरकार का निर्णय लिया है,
अब सरकार का निर्णय यथावत ही रहेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के जवाब में गांधी जी ने फिर उन्हें लिखा, मुझे अनशन करने के मार्ग पर ही जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री के इस जवाब का सीधा अर्थ यह था कि गांधी जी कांग्रेस या दूसरे हिंदू कम्युनल अवार्ड में कोई बदलाव कराना चाहते हैं तो वे पहले अछूतों के साथ समझौता करें। प्रधानमंत्री के जवाब से सारा पासा ही पलट गया। आमरण अनशन द्वारा ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था, लेकिन अब बात अछूतों के साथ समझौता करने पर आकर टिक गई। समझौता हमेशा नेताओं के बीच में होता है। गांधी, कांग्रेस व समण हिंदुओं को सब पता था कि अछूतों का पूरा विश्वास अंबेडकर पर ही है, जिसे वे अपना नेता मानते हैं। अंबेडकर को रात दिन पानी पी पी कर गालियां देने वाले अखबारों, कांग्रेस व हिंदुओं को अंबेडकर को ही अछूतों का नेता मानना पड़ा। देखिए कैसा संयोग था वह। बाबा साहब ने तो आमरण अनशन से पहले ही कह दिया था, मैं इस राजनीतिक चालों व झांसों की परवाह नहीं करता। मैं उस व्यक्ति की बात समझ सकता हूं जो अपने विरोधी की सच्चाई को मानता हुआ समानता की शर्तों पर समझौता करने के लिए सच्चे मन से कोशिश करे। आमरण अनशन की घोषणा के खिलाफ देश के कोने कोने में अछूतों की सभाएं हुई। प्रयाग में स्वामी अछूतानंद के साथ कई नेताओं की सभा में गांधी के अनशन को घृणित अमानवीय अत्याचार कहा गया। सभापति स्वामी अछूतानंद ने कहा, गांधी जी का यह घातक कदम अछूतों के राजनीतिक अधिकारों के उग रहे पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकने की ऊंची हरकत और अछूतों पर अमानवीय अत्याचार है। हम किसी भी दशा में संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार नहीं करते। हिंदू लोग नासिक सत्याग्रह के समय कहाँ थे, जो अब अपने देवी देवताओं के मंदिरों को अछूतों के लिए खोलने के ढोंग रचे गए। यदि हिंदू वास्तव में अछूतों को अपना समझते हैं तो केवल बोर्डों में उनके लिए कुछ सीटें सुरक्षित क्यों नहीं कराते। इसी क्रम में दक्षिण के उटकमांडू में मुनि स्वामी पिल्ले के नेतृत्व में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की सभा हुई, जिसमें कहा गया, गांधी जी का यह फैसला हिंदुओं का धर्म के नाम पर भड़काने तथा अछूतों को पनपने नहीं देने की कोशिश है। राजनीति में धर्म को फंसाकर गांधी जी ने घोर अपराध किया है। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अछूतों को तबाह कर देगी। आमरण अनशन गांधी जी का एक बड़ा हथियार यानी ब्रह्मास्त्र था, जिसे वह हमेशा से काम में लेते आ रहे थे। यह उनकी खतरनाक चाल थी। अंबेडकर के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी, क्योंकि गांधी जी द्वारा चलाया गया हथियार बहुत घातक था, जिससे अंबेडकर को बचाव भी करना था। उन्हें अपने करोड़ों भाइयों की चिंता थी, इसलिए बहुत ही सूझबूझ व बुद्धि से काम लेना था। सरकार की प्रतिक्रिया जानने के लिए वह पूना के गवर्नर से मिले और बाद में अखबारों के लिए अपना प्रेस नोट जारी किया, जिसमें अंबेडकर ने कहा, जहां तक मेरा सवाल है, मैं उस बात को मानने के लिए तैयार हूं जिससे दलितों के हितों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैं किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दलितों के अधिकारों में किसी भी प्रकार की कटौती करने के लिए तैयार नहीं हूं। इस प्रकार की बैठक बुलाने से कोई लाभ नहीं जब तक सामने कोई साफ विकल्प नहीं हो जिस पर बातचीत की जा सके। अंबेडकर ने आगे लिखा, गांधी जी ने अछूतों के खिलाफ आमरण अनशन जैसा फैसला लिया। यदि यह फैसला देश की आज़ादी के लिए लिया होता तो बहुत अच्छा होता। यह दुख की बात है कि कम्युनल अवार्ड में अछूतों के अलावा मुसलमानों, सिखों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपियंस को भी पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था, लेकिन महात्मा जी सिर्फ अछूतों के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे हैं। अपने प्रेस नोट के आखिर में यह भी लिखा, महात्मा जी कोई अमर व्यक्ति तो नहीं है और ना ही कांग्रेस अमर है। वह ना तो दयालु है, ना ही सर्वशक्तिमान जिनका अस्तित्व सर्वत्र हो। भारत में बहुत से महात्मा हुए हैं जिनका प्रमुख दावा व लक्ष्य छुआछूत मिटाना और अछूतों को हिंदू समाज में बनाए रखना था, लेकिन उनमें सभी अपने उद्देश्यों में असफल रहे। महात्मा लोग आए और चले गए, लेकिन अछूत हमेशा अछूत ही रहे। पूरे देश के हिंदुओं से बाबा साहब के खिलाफ जहर उगलवाया जा रहा था। उनके मित्र, शुभचिंतक व राजनेता उनसे मिलने के लिए बम्बई आने लगे। फिर उन्हें देशद्रोही, राक्षस, भाड़े का टट्टू, हिंदू धर्म का शत्रु आदि कहा जा रहा था, लेकिन दृढ़ इरादों वाले उस महापुरुष ने तो तय कर रखा था कि किसी भी दशा में अपने करोड़ बेजुबान भाइयों के अधिकारों का बलिदान नहीं होने देंगे। उनका तो दो टूक कहना था कि जब मुसलमानों और सिखों को अधिकार से देश नहीं टूटेगा तो अछूतों को यह अधिकार देने से हिंदू समाज कैसे टूट जाएगा। महात्मा जी बहुत चालाक व कलाबाज हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उनके आमरण अनशन का क्या असर होगा। यह अनशन उन्होंने न तो मुसलमानों के खिलाफ किया, न ब्रिटिश शासन के खिलाफ, और न ही छुआछूत के कलंक को मिटाने के लिए किया है। 19 सितंबर 1932 को हिंदू नेताओं का सम्मेलन बम्बई के इंडियन मर्चेंट चैम्बर हॉल में आयोजित किया गया। अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर मुंजे, सर चिमनलाल सीतलवाड़, MC राजा, डॉक्टर सोलंकी, डॉक्टर अंबेडकर, सेठ वालचंद हीराचंद, श्रीमती कमला नेहरू, सर तेज बहादुर सप्रू,
चौथाराम भिड़वानी ठक्कर बुलाया, डॉक्टर देशमुख, दामोदर सावरकर, माधवराम अड़े, के नटराजन, पी बालू, पंडित कंजरू, स्वामी सत्यानंद, ए श्रीनिवासन आदि नेता शामिल हुए। अंबेडकर व सोलंकी की कुर्सियां अध्यक्ष की कुर्सियां के बराबर लगाई गईं। राजा और मुंजे साथ साथ हाल में दाखिल हुए। सभा में सेठ वालचंद हीराचंद ने अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध किया कि सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। अंबेडकर ने शांत, गंभीर और दृढ़ता के साथ कहा, यह बात बहुत दुख की है कि गांधी जी ने अछूतों के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया है। उनके अमूल्य जीवन की रक्षा करने के प्रयास हर व्यक्ति के लिए उचित हैं, लेकिन गांधी जी की ओर से कोई ठोस वैकल्पिक प्रस्ताव या सुझाव नहीं देने से इस दिशा के सारे रास्ते बंद हैं। ऐसे में समझौता कैसे संभव है? उन्होंने उपस्थित नेताओं से कहा कि वे गांधी जी से वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त करें ताकि इस दिशा में कोई ठोस चर्चा हो सके। इसके साथ ही उन्होंने साफ कह दिया, लेकिन एक बात तय है कि गांधी जी का जीवन बचाने के लिए मैं अछूतों के खिलाफ किसी भी प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हो सकूंगा। इस स्पष्ट व दृढ़ बयान से सबकी चिंताएं बढ़ गईं। अंबेडकर की बात को पूना के यरवदा जेल में गांधी जी को बताई गई। उन्होंने कहा कि मुझे अछूतों को सुरक्षित सीटें देने में आपत्ति नहीं है। 20 सितंबर को पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उसी दिन बंबई में चल रही सभा का दूसरा दिन था। सभा में सुरक्षित सीटों की बात पर अंबेडकर ने कहा, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं खलनायक बनूं यह मेरा नसीब ही सही, लेकिन जिसे मैं अपना पवित्र कर्तव्य मानता हूं उससे मैं जरा से भी टस से मस नहीं होऊंगा। मैं अपने लोगों के प्रति विश्वासघात नहीं करूंगा, भले ही आप मुझे नज़दीक के बिजली के खंभे पर उल्टा लटका कर फांसी दे दें। इसकी बजाय आप गांधी जी से 1 सप्ताह तक अनशन स्थगित करने की प्रार्थना करें और समस्या का ठोस विकल्प खोजें, वही ठीक होगा। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सबको भारी सदमा सा पहुंच गया। अंबेडकर ने गुस्से में सभा में मौजूद हिंदू नेताओं की ओर देखकर कहा, आप लोग कोरे सिद्धांतवादी पंडित और देशभक्त हैं। यदि आप लोग हमें अपना नहीं समझते हैं तो आप लोगों को हमारे ऊपर संयुक्त चुनाव थोपने का कोई अधिकार नहीं, और आपको अपने धर्म से हमें ज़बरदस्ती चिपकाए रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। बम्बई की सभा में अंबेडकर को बहुत फुसलाया गया, लेकिन अंबेडकर पर उनका कोई असर नहीं हुआ। सभा में MC राजा जैसे अछूत प्रतिनिधियों ने मालवीय की ओर देखते हुए कहा कि ये इस बात की गारंटी दें कि भविष्य में अछूतों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होंगे, और मालवीय ने उसका समर्थन भी कर दिया। यह वही MC राजा थे जिनको हिंदू महासभा वालों ने लालच देकर अंबेडकर के खिलाफ उकसाया था, लेकिन बाद में उसे किसी ने नहीं पूछा। इसी तरह डॉक्टर मुंजे ने कहा, यदि अंबेडकर पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ देने का वादा करें तो जैसी रियासतें वह चाहें हम दे देंगे। लेकिन अंबेडकर इन कुटिल चालों व लालच को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया, मैं किसी भी समण या अछूत नेता से व्यक्तिगत रूप से कोई गारंटी नहीं चाहे उसे गांधी जी की मंजूरी ही क्यों न हो, जिन्होंने यह नया संकट पैदा किया है। इसलिए समझौते की बात गांधी जी से सीधा करेंगे। यह बात सुनकर डॉक्टर मुंजे का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। दोपहर बाद सभा स्थगित होने के बाद कुछ हिंदू नेता बिरला हाउस में अलग से इकट्ठा हुए। बिरला हाउस में सदस्यों में प्रस्तावित आरक्षण की एक व्यापक रूप रेखा बनाई, जिसमें तेज बहादुर सप्रू जैसे प्रगतिशील व्यक्ति ने सक्रियता दिखाई। उस रूपरेखा में प्राइमरी और निर्णायक 2 अंगों वाली पद्धति आरक्षित सीटों के लिए बनाई, जिसके अनुसार अछूत वर्ग के मतदाताओं के लिए हर एक आरक्षित सीट के लिए कम से कम 3 प्रतिनिधि चुने जाएं और उन तीनों में से कोई भी एक संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाए। इस पर अंबेडकर ने कहा कि वे अपने सहयोगियों से बातचीत करना चाहूँगा। उन्होंने समय मांगा, लेकिन नहीं दिया गया, तो वे उसी दिन शाम तक अपने साथियों से मिलकर खुद ही योजना तैयार की। ऐसी संकट की घड़ी में बाबा साहब पुंगो कड़ेकर जैसे विद्वान साथियों से सलाह लेते थे। अंबेडकर को समझौतों की शर्त तैयार करने के लिए कहा गया था। सारी योजना तैयार कर उन्होंने सभा के सदस्यों को दे दी। उसमें प्रमुख रूप से प्राथमिक चुनाव की बात को स्वीकार किया, लेकिन अछूतों के लिए ज़्यादा सीटों की सुरक्षा तथा केंद्रीय विधानमंडल में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को सीटें मिलनी चाहिए। सदस्यों ने अंबेडकर की बात स्वीकार की और आपसी सहमत के बाद राजगोपालाचारी, पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिरला, तेज बहादुर सप्रू जयकर गांधी जी से मिलने के लिए पुणे रवाना हो गए। बाबा साहब ने समझौते में ये शर्त रखी, प्रांतीय काउंसिल में बंगाल प्रांत में 50, मद्रास 30, बम्बई 40, यूपी 40, बिहार उड़ीसा 20, मध्य प्रांत
20, पंजाब 10 और असम में 11 सीटें दलितों को दी जाएंगी। नंबर 2, इन सीटों का चुनाव सुरक्षित स्थानों के साथ संयुक्त चुनाव द्वारा होगा। पहले 10 साल तक मद्रास में 18, बम्बई में 10, मध्य प्रांत 10, बंगाल 10, बिहार उड़ीसा 7, पंजाब 5, यूपी 12, बंगाल 10 और असम में 4 सीटों के लिए आम चुनाव से पहले एक पहला चुनाव हो, जिसमें आम चुनाव में खड़े होने वाले 2 दलितों का चुनाव हो। नंबर 3, पहले 10 साल के बाद सुरक्षित सीटों के स्थान के साथ संयुक्त चुनाव के तरीके से सीधा चुनाव हो। नंबर 4, अछूतों के विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार 15 वर्ष तक रहेगा और उसके बाद दलितों की राय से फैसला लिया जाएगा। नंबर 5, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में दलितों के विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार वैसा ही रहेगा जैसे प्रांतीय काउंसिल में है। नंबर 6, दलितों के बालिग को वोट देने का अधिकार होगा। प्रांतीय तथा केंद्रीय दोनों काउंसिलों में उन्हें एक समान वोट देने का अधिकार होगा। नंबर 7, म्यूनिसिपल, लोकल, जिला, तहसील, ग्राम संघ, स्कूल बोर्ड, पंचायत व अन्य स्थानीय संस्थाओं में दलितों की जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नंबर 8, केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारी नौकरियों में दलितों को जनसंख्या के अनुपात में योग्यता अनुसार सीटें दी जाएंगी। साथ ही उनकी संख्या भर्ती पूरी हो सके, इसके लिए शिक्षा से संबंधित कानून नियमों को सरल बनाया जाए। नंबर 9, हर प्रांत में दलितों की जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा का बजट व अनुदान करके दलितों को शिक्षित करने की व्यवस्था की जाए। नंबर 10, यदि दलितों की शिक्षा, सरकारी नौकरियों में भर्ती, स्वास्थ्य, सफाई आदि में शासन का न्यायिक विधान द्वारा कोई लापरवाही, अनियमितता या उपेक्षा की जाए तो कनाडा की तरह यहाँ भी दलित अपने हकों के लिए वायसराय और गवर्नर को अपील कर सकेंगे। लंदन की अल्पसंख्यक सभा में तो बाबा साहब ने 15% के हिसाब से 223 सीटें मांगी थी, लेकिन गांधी जी के प्राणों की चिंता कर मांग हल्की कर सिर्फ 197 सीटों की मांग की, ताकि कम सीटों की मांग को हिंदू नेता बिना एतराज़ के मान लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बाबा साहब की कम सीटों वाली मांग को गांधी जी व हिंदू नेताओं ने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि यह संभव नहीं है। अंबेडकर द्वारा पेश की गई शर्तों पर मोल भाव होने लगे। हिंदू अखबारों ने एक बार फिर अंबेडकर के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। अंबेडकर, श्रीनिवासन, एमसीजी राजा, पिल्लाई जैसे अछूत नेताओं पर कई तरह के अनैतिक दबाव पड़ने लगे। जगह जगह लोग यही कहने लगे, महात्मा गांधी के प्राण बचाओ। इससे अछूत नेताओं के सामने भारी संकट आ पड़ा। आखिर समझौते की शर्तों पर फिर काट छाट कर तेज बहादुर सप्रू और जयकर जैसे विद्वानों के पास प्रस्तुत हुआ। हिंदू नेता गांधी जी से विचार के लिए पुणे चले गए। 21 सितंबर को दिन में पुणे से सर सप्रू ने अंबेडकर को पुणे आने के लिए टेलीफोन किया। अंबेडकर रात की गाड़ी से पुणे आ गए। उसी दिन एमसीजी राजा व मालवीय भी पुणे आ गए। अगले दिन गुरुवार को सुबह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालचारी, सर सप्रू, मालवीय, जयकर, बिरला, चुन्नीलाल मेहता सहित गांधी जी से यरवदा जेल में विचार विमर्श किया। गांधी जी ने कहा कि अछूतों की सभी सीटों पर चुनाव की प्राथमिक और द्वयम पद्धति लागू की जाए। पुणे की नेशनल होटल में ठहरे अंबेडकर को इस विचार का संदेश भेजा गया तो वह राजी नहीं हुए और माहौल भी तनावपूर्ण हो गया। अंबेडकर ने कहा, मेरे सामने जब तक दूसरी योजना नहीं आ जाती तब तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिए गए अलग मतदाता संघ की मांग छोड़ने के लिए राजी नहीं हूँ। हाथ में आया छोड़कर मृगजल की लहरों के पीछे भागने से कोई मतलब नहीं। यह सुनकर सबको भारी निराशा हुई। इसके बाद पी बालू और राजा ने गांधी जी से भेंट कर भरोसा दिया कि हम कोई संतोषजनक समझौता कर लेंगे। शाम को जयकर, बिरला, चुन्नीलाल मेहता और राजगोपालाचारी के साथ डॉक्टर अंबेडकर गांधी जी से मिलने गए। भारतीय राजनीतिक इतिहास की वह एक महत्वपूर्ण घटना थी जहां एक गंभीर राजनीतिक संकट का समाधान करना था। वे लोग यरवदा जेल पहुंचे तब गांधी जी आम के पेड़ के नीचे बिछी हुई लोहे की खाट पर सफ़ेद चादर डालकर लेटे हुए थे। इंदिरा नेहरू गांधी जी से मिलने के लिए जेल के बाहर इंतजार कर रही थी। उधर देहरादून की जेल में बंद पंडित नेहरू ने तार भेजकर कहा, शोषित और पीड़ित वर्ग के लिए किए गए त्याग से बड़ा कोई त्याग नहीं। अछूतों की आज़ादी से ही देश की आज़ादी का मूल्यांकन होगा। सरदार पटेल, बिरला, राजगोपालाचारी, चुन्नीलाल मेहता और सरोजिनी नायडू गांधी जी के पास ही बैठे हुए थे। पत्नी कस्तूरबा भी एक तरफ खड़ी थी। पास में पानी की बोतल, सोडा व नमक रखे हुए थे। वातावरण में बिल्कुल शांति थी, लेकिन मौन के साथ चिंता थी। अंबेडकर भी शांत व संयत थे।
साथ के सभी नेता यह सोच रहे थे कि महात्मा जी से मिलते ही अंबेडकर पिघल जाएंगे, लेकिन अंबेडकर अपने करोड़ गरीब अछूत भाइयों को अपने प्राणों से भी ज़्यादा चाहते थे। वह तो निस्वार्थ भाव से उनकी मुक्ति के लिए डटे हुए थे। वह धैर्यवान, निडर, साहसी व बुद्धिमान थे। वह लालच व झांसे में भी नहीं आने वाले थे। धैर्य के साथ मुश्किल हालात में भी मुकाबला करना उनकी विशेषता थी। गांधी जी की महानता व महात्मामयी छवि से तो वह कभी भी प्रभावित नहीं हुए, लेकिन अहिंसा को पुजारी कहा जाने वाला एक व्यक्ति जो अपनी जान देने पर तुला था और सारा देश उसकी जान बचाने के लिए भाग दौड़ कर रहा था, चिंतित था, ऐसे व्यक्ति के पास जाते हुए अंबेडकर जैसे संवेदनशील व्यक्ति को जरूर दुख हुआ होगा। लेकिन यह दुख उस दुख की तुलना में बहुत छोटा था जिसे दलित लोग हजारों सालों से भोगते आ रहे थे। यह दलितों व देश की आज़ादी का सवाल था, इसलिए यहाँ भावुक होने का समय नहीं था, कड़े इम्तिहान की घड़ी थी। बाबा साहब भावुक हुए भी नहीं। गांधी जी की शारीरिक कमजोरी स्पष्ट नजर आ रही थी। वह बिस्तर पर ही लेटे रहे। सर तेज बहादुर सप्रू ने सारी कहानी सुनाई और मालवीय ने हिंदू पक्ष को गांधी जी के सामने रखा। इसके बाद अंबेडकर सौम्य व धीमी आवाज में बोले, महात्मा जी, आप हमारे साथ बहुत अन्याय करते आ रहे हैं। गांधी, यह मेरा हमेशा से ही भाग ही रहा है कि मैं अन्यायी प्रतीत होता हूँ, लेकिन मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। इसके बाद अंबेडकर ने सारी बात बताई, अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से सच्चाई व तर्कों के साथ दलितों के हितों की रक्षा हेतु पक्ष रखा। गांधी जी पर उनकी बातों का बड़ा असर हुआ। उन्होंने कहा, आपके साथ मेरी सहानुभूति है। आपने जो बातें कही उनमें से बहुत सी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन आपने कहा था कि मेरा जिंदा रहना आपके लिए भी उपयोगी है। आप मेरे जीवन को बचाना चाहते हैं। अंबेडकर, जी हाँ महात्मा जी, इस आशा के साथ कि यदि आप अपनी जिंदगी अछूतों के कल्याण के लिए अर्पित करेंगे तो आप हमारे भी नायक बन सकते हैं। गांधी जी, ठीक है, यदि ऐसा है तो आप जानते हैं कि मेरे प्राण बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसे करो और मेरे जीवन को बचाओ। मेरा जीवन आपकी जेब में है। मैं जानता हूं कि कम्युनल अवार्ड में जो आप लोगों को मिला है उसे आप छोड़ना नहीं चाहते। आपके द्वारा सुझाए गए पैनल सिस्टम को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन उसमें जो विसंगतियां हैं उसे निकाल दो। आपको यह पैनल सिस्टम सभी आरक्षित सीटों पर लागू करना चाहिए। गांधी जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, डॉक्टर, आप जन्म से अछूत हैं और मैं अपने हृदय से अछूत हूँ। हम सब एक हैं। हमें एक और अविभाज्य होना चाहिए। मैं अपना जीवन हिंदू समाज में होने वाले इस विभाजन को रोकने के लिए अपने प्राण तक देने को भी तैयार हूँ। गांधी जी ने बाबा साहब को आखिर में यह कहा कि हिंदू धर्म को स्वयं को सुधारने का अंतिम अवसर दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के बताए सुझाव मान लिए और वह मुलाकात समाप्त हो गई। इस सहमत के साथ ही 14 अगस्त 1931 को बंबई के मणि भवन से शुरू हुआ दोनों महापुरुषों के बीच का संघर्ष समाप्त हो गया और समझौते पर विचार विमर्श शुरू हुआ। गांधी जी के सहमत होने के बाद अब आगे के काम अन्य नेताओं को करने थे, जिसमें पैनल सिस्टम में कितने उम्मीदवार हों, हर प्रांत में अछूतों की सीटों की संख्या, प्राथमिक चुनाव पद्धति कितने साल तक चलाई जाए, आरक्षित सीटों कितने साल तक हों, आज प्रमुख मुद्दे थे। 23 सितंबर की शाम को यह समाचार फैल गया था कि गांधी जी का स्वास्थ्य काफ़ी खराब हो गया है, शरीर बहुत कमज़ोर होता जा रहा है। गांधी जी के पुत्र देवदास की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसी दशा में वह डॉक्टर अंबेडकर से मिलकर अपने पिता की हालत बताई, उनके प्राण बचाने की प्रार्थना करने लगे। यह आग्रह भी किया कि वे जनमत संग्रह की अवधि को लेकर ज़्यादा हट नहीं करें। अब विवाद का विषय यह था कि अंबेडकर पहले व दूसरे चरण के चुनाव द्वारा आरक्षित सीटों का फैसला कम से कम 25 वर्ष लागू रखना चाहते थे, जबकि हिंदू नेता यह समय 5 वर्ष या 10 से अधिक 15 वर्ष तक रखना चाहते थे। आखिर यह तय हुआ कि इस मुद्दे को गांधी जी के सामने रखा जाए। डॉक्टर अंबेडकर कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ रात 9 बजे गांधी जी से जेल में मिले। गांधी जी ने जनमत संग्रह की बात को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन सिर्फ 5 वर्ष के लिए। हिंदू नेताओं का कहना था कि आने वाले 10 वर्षों में छुआछूत खत्म हो जाएगा, लेकिन अंबेडकर यह तर्क देते रहते थे कि अगले 25 वर्षों में भी छुआछूत खत्म नहीं होगा। उस भविष्यकर्ता की बात आज़ादी के इतने लंबे समय बाद भी सही साबित हो रही। छुआछूत का कोड आज भी हिंदू समाज का गहना बना हुआ है, जबकि कानूनी तौर पर यह अपराध है। गांधी जी ने अपनी मुलाकात में अंतिम बात कह दी, 5 वर्ष की अवधि या मेरे प्राणों का अंत। गांधी जी की आवाज़ इतनी कमज़ोर हो गई थी कि वह क्या बोल रहे हैं यह सुनने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ती थी। जेल में डॉक्टरों ने भी
आगे बातचीत करने के लिए मना कर दिया। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैल गया। गांधी जी से मिलने आए नेतागण भी दुखी होकर वापस लौटे। एक ओर गांधी अम्बेडकर समझौते की वार्ताएं चल रही थी, दूसरी ओर पूरे भारत के कोने कोने से अम्बेडकर को धमकी भरे तार व पत्र मिल रहे थे। उन्हें मारने की धमकियां मिल रही थी। नेता लोग गालियां दे रहे थे। डॉक्टर अम्बेडकर के सामने भारी संकट आ गया था। गांधी जी अपनी दशा की जिम्मेदारी जबरदस्ती अंबेडकर पर डाले जा रहे थे, लेकिन अंबेडकर को अपने करोड़ों भाइयों की आशाओं की हत्या होने की भारी चिंता थी। हिंदू लोग अंबेडकर के प्रति हिंसक हो गए थे। वे जब सड़क पर निकलते तो लोग उन्हें ऐसी निगाहों से देखते मानो उन्हें मार ही डालेंगे। अंबेडकर के सामने बड़ा धर्म संकट था कि दलित हितों की रक्षा करे या महात्मा के प्राण बचाए। 23 सितंबर शुक्रवार की रात भय के वातावरण में गुजरी। शनिवार को हिंदू नेताओं के बीच फिर विचार विमर्श शुरू हुआ। आखिर प्रादेशिक विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की संख्या 145 तय हुई और केंद्रीय विधानसभाओं की सीटों में आरक्षण 10% तय हुआ। जनमत संग्रह पर कोई भी नेता डॉक्टर अंबेडकर की बात मानने को तैयार नहीं था। कई घंटों की बातचीत व खींचतान के बीच मामला वापस गांधी जी के पास लाया गया। गांधी जी ने कहा, अंबेडकर का तर्क जायज है, जिसे नहीं मानने का सवाल ही नहीं, लेकिन केवल कानूनी गारंटी से यह समस्या खत्म होने वाला नहीं है। इस कारण उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध किया कि वे हिंदुओं को स्वयं सुधरने का अंतिम अवसर दिया जाए, ताकि वे अपने पापपूर्ण अतीत को स्वेच्छा से सुधार सकें। जनमत संग्रह के मुद्दे पर भारी दबाव व तनाव की स्थिति थी। अंबेडकर इसे 25 वर्ष तक, जबकि गांधी जी 5 वर्ष तक ही रखना चाहते थे। मोल भाव जैसी स्थिति बन गई। आखिर अंबेडकर 10 वर्ष तक के लिए मान गए और गांधी जी भी मान गए। अंबेडकर व हिंदू नेताओं का विचार विमर्श पुणे के रामकृष्ण भंडारकर रोड स्थित शिवलाल मोतीलाल के बंगले पर हो रहा था। वहां आकर राजगोपालाचारी ने आकर बताया कि संकट की घड़ी टल गई, गांधी जी ने आशीर्वाद दे दिया है। यह सुनकर सबको भारी राहत मिली। फिर गया था। गांधी जी की हाँ के बाद समझौता पत्र तैयार करने में कोई खास समय नहीं लगा। समझौता पत्र तैयार कर लिया गया। 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे यरुदा जेल पूना में गांधी जी अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ वह बाद में पूना पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अछूतों की ओर से डॉक्टर अम्बेडकर ने और हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। राजा से नाराज मद्रास के नेताओं ने यह जीत कर ली कि यदि समझौता पत्र पर अछूत नेता MC राजा के हस्ताक्षर लिए गए तो अम्बेडकर को हम हस्ताक्षर नहीं करने देंगे। लेकिन इस पर भी बाद में सभी राजी हो गए कि सभी नेता हस्ताक्षर करेंगे। पैक्ट पर हस्ताक्षर करने वाले अन्य नेताओं में प्रमुख थे MR जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर व श्रीनिवासन, MC राजा, देवदास गांधी, विश्वास राज भोज, P बालू, गवाई, ठक्कर बप्पा, डॉक्टर सोलाकी, VC मेहता और कामत थे। बम्बई में भी कुछ लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के दौरान सक्रिय रहे राजगोपालाचारी तो इतने खुश हुए कि उन्होंने और अंबेडकर ने कलम की अदला बदली की। आखिर गांधी जी के प्राण बच गए, आमरण अनशन तोड़ दिया। यह समझौता भारत के संवैधानिक इतिहास की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे हिंदू समाज की वह मानसिकता भी उजागर होती है कि अछूतों के विरोध के लिए वे किस हद तक जा सकते हैं। हस्ताक्षर के बाद यह खुशखबरी सुनाने के लिए अंबेडकर व सब गांधी जी से मिलने गए। गांधी जी से राजगोपालाचारी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर अब हमारे विचारों के हो गए। गांधी जी बोले, वाह कितनी अच्छी बात है, मनुष्य के विचारों पर कोई बंधन नहीं होता। तुरंत ही अंबेडकर बोले, अब गांधी जी के विचार मेरे विचारों के अनुसार बदल रहे हैं। इस समझौते की सूचना तुरंत ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री को भेजी गई। वायसराय को तार से सूचना दी गई। बम्बई के गवर्नर को सूचित किया गया। दूसरे दिन 25 सितंबर को सुबह सभी लोग समझौता मंजूर करने के लिए बम्बई आए। इंडियन मर्चेंट चैम्बर्स के हॉल में एक सभा हुई। सभा में मदन मोहन मालवीय ने कहा कि किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाना चाहिए और देश में छुआछूत का अंत होना चाहिए। सभी ने समझौते के लिए डॉक्टर अंबेडकर को बधाइयाँ दी। सप्रू ने अंबेडकर की काफ़ी प्रशंसा की, उसके प्रति आभार जताया और कहा कि अंबेडकर भविष्य में देश के एक तेजस्वी नेता बनेंगे। सभा में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अपने लोगों के लिए किए गए संघर्ष की सभी वक्ताओं ने बड़ी प्रशंसा की। डॉक्टर अंबेडकर जब बोलने के लिए खड़े हुए तो करताल ध्वनि से हाल गूंज उठा। उन्होंने अपने भाषण में कहा, मैं आगे भी देश और देशवासियों के भले के लिए संघर्ष करने वाला अच्छा योद्धा बना रहूँगा। जो बात अब मानी गई है, यह बात गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के दौरान मान जाते तो मेरे लिए यह भारी संकट नहीं पैदा होता। मुझे गांधी जी के जीवन की भी चिंता थी और अछूतों के भविष्य की भी।
आखिर हमने निर्णय किया जो गांधी जी, सप्रू और राल गोपालाचारी के सहयोग से हो पाया। गांधी जी यदि मेरे विचार को पहले ही मान लेते तो उन पर भी भारी संकट नहीं आता और देशवासियों को भी ऐसे विकट दौर से नहीं गुजरना पड़ता। अंत में उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि वे समझौते के इस पवित्र बंधन से बंधे रहें और अछूतों के प्रति सद्भावना रखकर पालन करें। 27 सितंबर 1932 के दिन ब्रिटिश सरकार ने पूना पैक्ट को मान्यता देने का फैसला लिया। पूना की यरवदा जेल में कस्तूरबा के हाथों संतरे का जूस पीकर गांधी जी ने अपना आमरण अनशन तोड़ा। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुई सभा में सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पास हुआ जिसमें लिखा, यह सभा निर्णय करती है कि आज से हिंदू जात में किसी को जन्म से अछूत नहीं समझा जाएगा और जिन्हें अब तक अछूत समझा जाता रहा है उन्हें हिंदुओं की तरह कुओं, तालाबों, स्कूलों, सड़कों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। भविष्य में मौका मिलते ही इस अधिकार को कानून का स्वरूप दे दिया जाएगा। सभा के लिए छुआछूत निवारण के प्रस्ताव के बाद हिंदू नेताओं ने छुआछूत निवारण संघ की स्थापना की, जिसका नाम बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया। संघ के अध्यक्ष सेठ घनश्याम दास बिरला और अमृतलाल ठक्कर को मंत्री बनाया गया। संघ के सेंट्रल बोर्ड में 8 मेंबर थे, जिसमें 3 अछूत वर्ग के डॉक्टर अंबेडकर, MC राजा और राय बहादुर श्रीनिवासन थे। संघ का उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक व धार्मिक बुराइयों को दूर करना बताया। संघ के अध्यक्ष निवारण के उतने विरोधी नहीं हैं जितने अंतर्जातीय रोटी बेटी व्यवहार के विरोधी हैं, इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह संघ अछूतों के केवल शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए रचनात्मक कार्य करेगा। रोटी बेटी व्यवहार करना नहीं। अंतर्जातीय विवाह की बातें संघ के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। दरअसल बिरला का ऐसा बयान हिंदुओं को खुश करने के लिए दिया गया था। पूना पैक्ट एक विकट राजनीतिक स्थिति जिससे कई बातें सामने उभर कर आई। पूना पैक्ट ने सारे देश का ध्यान खींचा। इससे यह साबित हो गया कि गांधी जी कांग्रेस व रूढ़वादी हिंदू डॉक्टर अंबेडकर को दलितों का नेता नहीं मानते थे। अब उन्हें दलितों का प्रभावशाली व एकमात्र नेता माना और गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय बाबा साहब को दिया। दोनों पक्षों को अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिला, कुछ ना कुछ खोना पड़ा। दलित जातियों को पृथक चुनाव का अधिकार छोड़ना पड़ा और संयुक्त चुनाव को मान लिया, यानी दलित वर्ग को अपने प्रतिनिधियों को सिर्फ अपने वोट द्वारा चुने जाने का अधिकार खोना पड़ा और सवर्ण हिंदू भी दलित प्रतिनिधियों को चुनाव में वोट देंगे। कम्युनल अवार्ड के अनुसार दलितों के लिए 71 सीटें ही सुरक्षित की गई थीं। अब समझौते के बाद 148 मिल गई। गांधी जी शुरू से अलग चुनाव व सुरक्षित सीटों के विरुद्ध थे। इच्छा न होते हुए भी मजबूर होकर उन्होंने यह मांग स्वीकार की, लेकिन इस बात से सभी हिंदू नेता मन ही मन संतुष्ट थे। वे सोचते थे कि खाली सुरक्षित सीटों पर दलितों के जीतने से क्या होगा, उनकी डोर तो हिंदुओं के नेताओं के हाथ में ही रहेगी और दया के साथ जीते हुए दलित प्रतिनिधियों को जो भी देंगे वे उसी में धन्य मानेंगे और सत्ता पर असली कब्जा तो सवर्ण हिंदुओं का ही रहेगा। इस घटना से यह साबित हुआ कि जब कभी गांधी जी पर महात्मा का भाव राजनीतिक गांधी पर हावी होता है तो साधारण मुद्दे पर भी जटिल हो जाते हैं और उलझ जाते हैं। यरवदा जेल में गांधी में राजनीतिक के तो सफल हुआ, लेकिन महात्मा का रूप असफल रहा। पूना पैक्ट के बाद विवाद व खींचतान के समय डॉक्टर अंबेडकर ने अद्भुत नेतृत्व क्षमता व दृढ़ता से काम लिया, क्योंकि एक तरफ वह थे तो दूसरी तरफ देश के सारे नेता और उधर जेल में गांधी जी मृत्युशैया पर लेटे पड़े थे। ऐसी नाजुक व विकट परिस्थिति में भी अंबेडकर ने दबकर या झुककर समझौता नहीं किया, जबकि उन पर भारी राजनीतिक दबाव व मारने की धमकियां मिल रही थीं। कुछ उग्र स्वभाव के अछूत नेताओं का कहना था कि बाबा साहब को ऐसा समझौता नहीं करना चाहिए था, लेकिन राजनीति में परिपक्व, समझदार व प्रबुद्ध जन इस समझौते में अछूतों का लाभ देखते हैं। पहला, कम्युनल अवार्ड में रखी 71 की बजाय 148 सीटें अछूतों को मिल गईं। दूसरा, गांधी जी के प्राण बचाने का श्रेय अछूतों के नेता अंबेडकर को मिला और उनकी हत्या के कलंक से अछूत बच गए। पूना पैक्ट ने अंबेडकर को आधुनिक बोधसत्व की श्रेणी में स्थान दिया। जीवन दान बोधसत्व की 10 परंपराओं में से एक है। अंबेडकर खलनायक से नायक बन गए। तीसरा, छुआछूत मिटाने तथा अछूतों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की जिम्मेदारी हिंदुओं ने अपने ऊपर ले ली। अतः इन सब के लिए अछूतों का उग्र संघर्ष नहीं करना पड़ा और सबसे बढ़कर तो यह कि पूना समझौता बाबा साहब ने झुककर नहीं किया। इसके बाद उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देश दुनिया में अधिक उभर कर आया। इस पैक्ट के बाद अछूतों की समस्या देशव्यापी स्तर पर लोगों के ध्यान में आई। सवर्ण हिंदू नैतिक दृष्टि से छुआछूत मिटाने तथा दलितों की दशा सुधारने के लिए
मजबूर होने लगे। यह एक विचित्र समझौता और पहला दलित दस्तावेज था जिसमें दलित वर्ग के कानूनी अधिकारों को समाज की ओर से भी मान्यता मिली। प्रिय साथियों, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लाइफ एंड मिशन एक दर्द भरी व संघर्षमय जीवन गाथा का शेष भाग आप भाग 7 में सुनेंगे। भाग 7 में जाने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप भाग 7 सुन सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।